नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 जून सन 2023। आज सूर्योदय यानी सनराइज की बात करें तो सुबह 5:26 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले एक नजर डाले थे दिन भर की सुर्खियों पर। कैंडिडेट्स की अधूरी क्वालिफिकेशन से टली ग्रुप सी की परीक्षा। हरियाणा SSC चेयरमैन का खुलासा, कमियां दूर करने को दिया गया समय, नई तारीखों का होगा जल्द ऐलान। जींद में डिप्टी सीएम की पार्टी JJP को बड़ा झटका लगा। जुलाना हल्का प्रधान समेत 70 ने छोड़ी जजपा पार्टी। दुष्यंत पर अनदेखी का लगा आरोप। 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए निकली ड्राइवर के पदों पर वैकेंसी। 26 जुलाई तक करें अप्लाई। 69,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी, बताएंगे फुल अपडेट। 10वीं व 12वीं पास के लिए एम्स में निकली वैकेंसी। 19 जुलाई को आखिरी तारीख। 1 लाख रुपए तक मिलेगी सैलरी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में फिर से होंगी G20 की 2 बैठकें। तैयारियों में जुटी हरियाणा सरकार। 3 और 4 जुलाई 2023 को गुरुग्राम में होगी आयोजित। हरियाणा में ITI की फेस्ट काउंसलिंग की लिस्ट हुई जारी। कैथल में खाद बीज की दुकानों पर रेड। 2 डीलरों के लाइसेंस रद्द हुए। 4 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 15 सैंपल भरे गए। हरियाणा में मनाई गई ईद। मस्जिद आकर मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी, गले लगाकर एक दूसरे को बधाइयां दी, मिठाइयां भी बांटी गई। टाइटन पनडुब्बी का मलबा 6 दिन बाद महासागर से निकाला गया। टुकड़ों में मानव अवशेष भी मिले। टाइटैनिक देखने गए थे 5 टूरिस्ट। 12वीं पास के लिए 3,000 से ज्यादा पदों पर निकली नौकरी, बताएंगे पूरी अपडेट। CUET UG 2023 अपडेट जल्द जारी होगी। CUET UG के आंसर की 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार कर रहे हैं इंतजार। हरियाणा में अब कॉलेज और प्रिंसिपल, प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के ऑनलाइन होंगे ट्रांसफर। 8 जुलाई तक का दिया समय। CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 अपडेट 10वीं और 12वीं पास के लिए 6 जुलाई से प्रैक्टिकल एग्जाम। 17 जुलाई से शुरू होगी थ्योरी एग्जाम। और अब हरियाणा में अब गांव की तर्ज पर खेतों में बनी ढाणियों में मिलेगी 24 घंटे बिजली। इच्छुक उपभोक्ताओं से आवेदन मांगे गए। SDO कार्यालय में आवेदन फॉर्म उपलब्ध हैं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कई जिलों में मौसम खराब है। सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद व आसपास के जिलों में गरज व चमक के साथ बारिश हुई है। गुरुग्राम में 2 घंटे में 2 mm, तो वहीं रेवाड़ी में 3 mm बारिश दर्ज की गई। पानीपत व करनाल के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई है। फरीदाबाद व पानीपत में भी बदरात झमाझम बरसे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि राज्य में मौसम आमतौर पर 2 जुलाई तक परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जुलाई तक उत्तरी जिलों में हवा के साथ ज्यादातर स्थानों पर बीच बीच में मध्यम से लेकर तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी व दक्षिणी जिलों में इस दौरान कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को सब्जी उत्पादक किसानों की तरफ ध्यान आकर्षित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि टमाटर जब तक किसानों के खेतों में था तब तक वह 1 रुपए से लेकर 5 रुपए प्रति किलो के रेट पर पिट रहा था। किसानों की लागत तक पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन जैसे ही टमाटर किसान के खेत से व्यापारियों के गोदाम में पहुंचा तो 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा के रेट पर बिक रहा है। स्पष्ट है कि सरकार न तो किसानों के अधिकारों का संरक्षण कर पा रही है और न ही आम जनता को राहत दे पा रही है। पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि BJP JJP सरकार किसानों को मुआवजा, MSP और समय पर खाद देने के मामले में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इससे पहले भी सरसों, धान और गेहूं के किसानों को घाटे में अपनी फसल को बेचनी पड़ी थी। मुआवजे के मुद्दे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की एवज में बेमुश्किल 20% किसानों को नाम मात्र का मुआवजा दिया गया है। वहीं 80% किसानों को मुआवजा देने से सरकार ने इनकार कर दिया। इसके लिए सरकार ने मुआवजे के लिए जानबूझकर ऐसे मानक बनाए गए जो शर्तें थोपी गई, जिसके चलते 80% किसान मुआवजे की योग्यता के दायरे से ही बाहर निकल गए। हरियाणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा झटका दिया है। यमुनानगर में लगने वाले 800 मेगावाट कोल पावर प्लांट पर PM ने रोक लगा दिया है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इसे पिट हेड यानी झारखंड में स्थापित किया जाए। PM ने इस फैसले को लेकर हरियाणा सरकार में हलचल शुरू हो गई है। आनंद फानन में सरकार ने PM के सामने रखने के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जिसमें प्लांट को झारखंड ले जाने पर हर साल सरकार को 180 करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात कही गई है। प्रेजेंटेशन के बाद ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई भी फैसला इस बारे में लिया जाएगा। हरियाणा में ग्रुप C की ओर से 1 और 2 जुलाई को होने वाली परीक्षा टाल दी गई है। इसके पीछे की वजह भी सामने आई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के चेयरमैन ने दावा किया है कि अभ्यर्थियों के अधूरी क्वालिफिकेशन के कारण परीक्षा टल गई है। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने के दौरान आई कमियों को दूर करने के लिए आयोग की ओर से समय दिया गया है। 15 जुलाई के बाद एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आयोग के चेयरमैन ने बताया कि इसके अलावा हरियाणा SSC की ओर से पहले CET का परीक्षा परिणाम सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब हम उस परिणाम को भी सार्वजनिक करेंगे ताकि सभी लोग इस पूरे परिणाम को देख सके और बाद में उसके ऊपर सवाल न उठाया जाए। जुलाई में ही तारीख तय कर दी जाएगी। परीक्षार्थी अपनी तैयारी पूरी रखें।
हरियाणा के जींद में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। 2 जुलाई को जुलाना में सोनीपत संसदीय क्षेत्र की पार्टी की रैली है और इससे पहले ही जुलाना हलका के प्रधान वेदपाल भनवाला के नेतृत्व में 70 से अधिक पदाधिकारियों ने जसपा छोड़ दी है। जुलाना में 2019 के विधानसभा चुनाव में जसपा को चुनाव जिताने में इस टीम का बड़ा योगदान रहा था। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने कहा कि जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा और जिला प्रधान कृष्ण राठी ने पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर दिया है। डिप्टी सीएम ने भी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं समझा। अब भारी मन से जेजेपी को अलविदा कह रहे हैं। जेजेपी को अलविदा कहने के साथ ही जुलाना विकास संगठन के नाम से नया मंच खड़ा करने की भी घोषणा की। आपको यहाँ पर बता दें कि उन्होंने 9 दिसंबर 2018 को चौधरी देवलाल और ओम प्रकाश चौटाला के समय की इनेलो को छोड़कर जींद में जेजेपी का दामन थामा था। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के किर्गिस्तान और हंगरी में अभ्यास को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना यानी टॉप्स के तहत मंजूरी दे दी है। दोनों ने खेल मंत्रालय की टॉप्स टीम को प्रस्ताव भेजा था, जो 24 घंटे के भीतर स्वीकार कर लिया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बजरंग किर्गिस्तान में 36 दिन के अभ्यास शिविर में भाग लेंगे, जबकि विश्व चैंपियनशिप विजेता विनेश फोगाट किर्गिस्तान के बिश्केक में 1 सप्ताह अभ्यास के बाद हंगरी में 18 दिन अभ्यास शिविर में हिस्सा लेंगी। हरियाणा के यमुनानगर में भाजपा की गौरवशाली भारत रैली में रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह पहुंचे। यहां रक्षा मंत्री ने अपना संबोधन भारत माता के जयघोष से प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे के बाद मैं यहां आया हूं। मैं यह मानता हूं कि भारत की परंपरा है कि सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब हमें लगा कि हमारा बहुमत दोनों सदनों में है, हमने चुटकी बजाकर कश्मीर में धारा 370 को हटा दिया। आज कश्मीर को भी वही दर्जा प्राप्त है जो दूसरे राज्यों को प्राप्त है। आज हमारी सरकार ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम किया है। श्री राम मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले की सरकारें घोटालों की सरकारें थी। इससे पहले रक्षा मंत्री का स्वागत राज्य के होम मिनिस्टर अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम दास, पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज, पूर्व विधायक बलवंत साडोरा, मेयर मदन चौहान, बंतो कटारिया ने किया। वहीं रैली को संबोधित करते हुए होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर गौरवशाली रैली का आयोजन किया गया है। आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में देश का सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप का लोहा दुनिया मान रही है। पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने संगठन का विस्तार किया है। आपके राष्ट्रीय महामंत्री यानी संगठन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने पूरे प्रदेश के राज्य विंग के अलावा लोकसभा सह सचिव, लोकसभा उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्षों के साथ साथ महिला और युवा विंग के प्रदेश सह सचिव के साथ साथ 807 पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले जिला स्तर और ब्लॉक स्तर तक के संगठन की घोषणा कर दी है। इनमें डॉक्टर एजुकेशन, एक्स एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन और किसान विंग के जिला अध्यक्षों समेत 554 पदाधिकारियों के नामों की घोषणा भी की गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि पार्टी 2024 चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सबसे मजबूत संगठन का विस्तार कर रही है। आने वाले समय में प्रदेश के एक-एक गांव में आम आदमी पार्टी का संगठन होगा। हरियाणा में आगामी 3 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। डाक कांवड़ 12 जुलाई से प्रारंभ होगी। सावन महीने में हरिद्वार से गंगाजल लाकर कांवड़ी अपने शहर के मंदिरों में चढ़ाते हैं। हरियाणा में कांवड़ यात्रा का बड़ा उत्साह देखा जाता है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर आती है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार विशेष नियम बनाए गए हैं। नए नियमों के अनुसार बात करें तो कांवड़िये अपने साथ भाले, त्रिशूल या किसी भी प्रकार का हथियार साथ लेकर नहीं जा पाएंगे। कांवड़ियों के लिए ID कार्ड रखना भी अनिवार्य किया गया है। इस सब के बाद ही कांवड़ रूट पर कांवड़ियों को एंट्री मिलेगी। करनाल DC अनिश यादव ने बताया कि इस बार कांवड़ यात्रा में डीजे पर रोक नहीं लगाई गई है। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि डीजे का साउंड मानकों से ज्यादा न हो। तेज आवाज में डीजे नहीं बजाया जा सकता। बिना साइलेंसर के बाइकों की अनुमति भी नहीं रहेगी। भारत में 100% एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाले वाहन अगस्त में लॉन्च किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार यानी 29 जून को एक इंटरव्यू में कहा कि यह देश में एक क्रांतिकारी पहल होगी जो इंपोर्ट ऑप्शन, कॉस्ट इफेक्टिव, पॉल्यूशन फ्री और पूरी तरह स्वदेशी होगी। वर्तमान में भारतीय बाजार में एथेनॉल की कीमत लगभग 66 रुपए प्रति लीटर के आसपास है और पेट्रोल की कीमत 108 रुपए के आसपास चल रही है। अगर ऐसा होता है तो जल्द ही भारतीय सड़कों पर सस्ते फ्यूल पर 2 व्हीलर और कारें दौड़ती हुई नजर आएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगस्त से मैं 100% एथेनॉल पर चलने वाले वाहन लॉन्च करूंगा। बजाज, TVS और हीरो ने 100% एथेनॉल पर चलने वाली मोटरसाइकिलें बनाई है। इससे गाड़ियों की माइलेज भी बढ़ेगा। आपको यहाँ पर बताते चलें कि एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है, लेकिन स्टार्च कोटेनिंग मटेरियल्स जैसे मक्का, सड़े आलू, कसावा और सड़ी सब्जियों से भी एथेनॉल तैयार किया जा सकता है।
डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका के हालिया समझौतों पर पाकिस्तान ने सख्त ऐतराज जताया है। पाकिस्तान के मुताबिक भारत को फाइटर जेट इंजन, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी देने से पहले अमेरिका को उससे यानी पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इशारों में अमेरिका को एक तरह से धमकी भी दे डाली है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने यही रवैया जारी रखा तो फिर पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपको यहाँ पर बताते चले कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते 4 दिन के अमेरिका दौरे पर गए थे। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई बेहद अहम डिफेंस पैक्ट हुए थे। इसको लेकर पाकिस्तान सरकार और फौज काफी परेशान नजर आ रही है। शरीफ सरकार ने अमेरिका से ये भी कहा है कि अगर भारत को ये मिलिट्री हार्डवेयर देने ही थे तो पाकिस्तान को इस बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं दी गई। भारत की बढ़ती ताकत से साउथ एशिया का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। रिपोर्ट में यह जानकारी पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के हवाले से दी गई है। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने गुरुवार को किया है। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए हम कुछ लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकार ने 687 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 2 जुलाई 2023 है। वहीं ग्रेजुएट्स के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक में 186 पदों पर आवेदन करने का एक शानदार मौका आया है। चुने गए कैंडिडेट्स को हर महीने सैलरी 32,000 रूपए से लेकर 1,20,000 रूपए तक दी जाएगी। वहीं ICMR में टेक्निकल असिस्टेंट की 79 पदों पर भर्ती निकली है। चुने गए उम्मीदवारों को मंथली सैलरी 18,000 रूपए से लेकर 1,10,000 रूपए तक दी जाएगी। वहीं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में 3,444 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। चुने गए कैंडिडेट्स को हर महीने सैलरी 20,000 रूपए से लेकर 24,000 रूपए दी जाएगी। वहीं UPSSC में डेंटल हाइजीनिस्ट के 288 पदों पर भर्ती निकली है। सिलेक्शन होने पर मंथली सैलरी 9,000 रूपए से लेकर 34,800 रूपए तक दी जाएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्तियां निकली हैं। इसके तहत नॉन टीचिंग स्टाफ के 358 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट emsraipur.edu.in पर जाकर 19 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों को सिलेक्शन किया जाएगा। भर्ती में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 35,000 रूपए से लेकर 1,05,000 रूपए तक सैलरी दी जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निकली वैकेंसी में 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन पास कर चुके उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसमें शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दे दी जाएगी। एम्स में निकली भर्ती के लिए 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रूपए आवेदन शुल्क रखा गया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवालदार परीक्षा 2023 के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार माने तो आयोग 30 जून को यानी आज SSC MTS हवलदार 2023 परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर देगा। इससे पहले यह शेड्यूल 14 जून 2023 को जारी होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ था। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से शेड्यूल की जांच कर पाएंगे। परीक्षा अस्थायी रूप से अक्टूबर 2023 में होनी तय है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राजस्थान के 500 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों में कल से यानी 29 जून से एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ऐसे में 12वीं पास कर चुके स्टूडेंट्स 5 जुलाई तक उच्च शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP में वैकेंसी निकली है। इसके तहत कांस्टेबल और ड्राइवर के 458 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर 26 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। ITBP कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2023 में सामान्य वर्ग के लिए 195 पद, OBC के लिए 110 पद, EWS के लिए 42 पद, अनुसूचित जाति के लिए 74 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 37 पद आरक्षित रखे गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को महीने 21,700 रूपए से लेकर 69,100 रूपए तक सैलरी दी जाएगी। ITBP कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2023 के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तक रखी गई है। योग्यता की बात करें तो 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए। आवेदन शुल्क 100 रूपए रखा गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें कॉमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का स्वागत करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके कॉमेंट्स का उत्तर दें। नमस्कार।